गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ठीक है, आपके सिलेबस से रिलेटेड ही हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोविजंस है और कुछ टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजंस जो है हम इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में 1947 में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसका ब्रीफ हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है ये इसलिए इनेक्ट किया गया ताकि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में हारमनी रहे और कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है उनमें रहे। ठीक है, अब डिस्प्यूट जो है वो दो और दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के बीच में भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्ट है इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे इन डिस्प्यूट्स को इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे इनकी सेटलमेंट करनी है। इस एक्ट में जो है कुछ कमिटीज़ के बारे में भी बताया गया है, कुछ ऑफिसेस के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, कुछ कमिटीज़ जो एस्टेब्लिशमेंट ने खुद जो है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, और कुछ जो है जो गवर्नमेंट्स होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने भी कुछ अथॉरिटीज़ बताई है कि जहाँ पर अगर उनको रेफ़र किया जाता है कोई भी डिस्प्यूट तो वहाँ पर कैसे सेटलमेंट होगी। ठीक है, और कुछ सेल्फ कंटेंड कोड्स भी इसमें दिए गए हैं, डिसिप्लिन कोड्स भी इसमें बताए गए हैं। कुछ अदर स्टैट्यूटरी नॉर्म्स भी हैं, लाइक और लेबर कोड है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, जहाँ पर डिस्प्यूट्स की जो है सेटलमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू सा आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिया। वैसे तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, अराउंड 40 सेक्शंस इसमें है, और इन ऑल 7 जो है इसमें वो चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने कुछ आपके सिलेबस से रिलेटेड हम कुछ इसमें टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, उसमें जो है जो इस एक्ट का जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन के है उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जो है डेफिनेशन दे रखी है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, मतलब एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बीच में, एक फर्म और दूसरी फर्म के बीच में भी जो डिस्प्यूट डिफरेंस होगा उसको डिस्प्यूट कहा जाएगा। और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में और वर्कमैन के बीच में जो है जो इंटरफेरेंस होगा उसको भी डिस्प्यूट कहेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में और वर्कमैन के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको भी डिस्प्यूट कहा जाएगा। ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो उन्होंने कोई भी फर्म जो है वो छोड़ दी है, फिर अगर कोई उनसे उनका डिस्प्यूट है अपनी फर्म के साथ तो वो भी डिस्प्यूट की कैटेगरी में जो है इसमें देखा जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ एनी टर्म्स ऑफ जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है इश्यूज़ रहते हैं डिस्प्यूट्स में ही आएंगे। ठीक है, और विद अदर कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, तो ये जो है एक डेफिनेशन जो है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन के ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में जो दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, जैसे हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो हमने कॉजेज़ देखी थी। ठीक है, तो वही जो है दैट आल्सो रिजल्ट्स इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की कॉजेज़ रहेंगी पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, वही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की भी जो है कॉजेज़ रहती हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ब्रीफली हम देख लेते हैं। फिर भी इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे कि प्रॉपर फिक्सेशन नहीं है वेजेस और सैलरीज़ की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का ध्यान नहीं रखा गया, एक रीजनेबल वेज स्ट्रक्चर नहीं है कम फर्म में, और कोई लॉज को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, बोनस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या पेड लीव्स नहीं है फर्म में। ठीक है, या कंपनी से लोगों को निकाल दिया गया। ठीक है, ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ में हम इसमें देख सकते हैं। कुछ नॉन इकोनॉमिक कॉजेज़ में हम कुछ चीज़ें इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि अब एम्प्लॉयज़ की कुछ डिमांड्स है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ जो है वो एम्प्लॉयर के पास अपनी डिमांड्स को रखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो है वो डिमांड्स को नहीं मान रहा है, और एम्प्लॉयज़ भी जो है कुछ डिमांड्स को कम नहीं कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो है एक मेंटल इनर्शिया रहता है, तो वो भी दैट आल्सो रिजल्ट्स इन अ डिस्प्यूट। ठीक है, और मैनेजमेंट ने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। ठीक है, कोई फेवरेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट नहीं किया, कोई अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ को नहीं दी गई, तो दैट आल्सो रिजल्ट इन अ डिस्प्यूट। ठीक है, कोई इम्प्रॉपर और अनहाइजेनिक वर्किंग कंडीशंस हैं। ठीक है, या एम्प्लॉयज़ को जो है वर्कलोड दिया जाता है
ठीक है, बहुत वर्कलोड दिया जा रहा है, काम ज़्यादा कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये और एक अननेसेसरी प्रोपेगेंडा को भी हम इसमें देख सकते हैं रिलेटेड टू द लेबर लीडर्स, जो जैसे कि मान लो यूनियंस है वो पॉलिटिकल पार्टीज से भी एफिलिएटेड रहती है, तो हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने लेबर लीडर्स को इंस्टिगेट किया हो, भड़काया हो कि आप जो है स्ट्राइक करें, ठीक है, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को जो है वो पूरा करने के लिए। तो दैट आल्सो रिजल्ट्स इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। तो कुछ हमने इसमें जो है इकोनॉमिक कॉजेज और नॉन इकोनॉमिक कॉजेज में इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके वहाँ देखते हैं क्या है, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट की, जो आपके टॉपिक आपके सिलेबस का ही इसमें एक और टॉपिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में दे रखा है, हमने फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स भी पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट जो है इसमें एक तो सबसे पहला जो है फॉर्म है वो है स्ट्राइक, जो कि सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन के जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में उसमें स्ट्राइक को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन एल में जो है लॉकआउट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। घेराव की हम बात करते हैं, जो उसका जो एक तरह से हिंदी टर्म है ये, जिसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये बनता है टू सराउंड, ठीक है। फिर एक पिकेटिंग और है, अभी हम ये सारी जितनी भी टर्म्स है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्राइक देखते हैं, स्ट्राइक क्या होती है, जो कि सेक्शन 2 और सब सेक्शन के में है। अब इसमें जो है स्ट्राइक को कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें कहा गया है कि स्ट्राइक का मतलब होता है कि इट मीन्स अ सीजेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री इन अ यूनिफाइड वे, ठीक है। बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, जो काम को जो है स्टॉप कर देते हैं, काम को रोक देते हैं ड्यू टू देयर ग्रीवेंसेस विद द एम्प्लॉयर, ठीक है। और ग्रुप में अगर एक्टिविटी रहेगी तो उसको हम स्ट्राइक कहते हैं, ठीक है। और इसमें कलेक्टिव अगर एक्टिविटी रहेगी तो उसको हम स्ट्राइक कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ हम जल्दी टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन सी है स्ट्राइक की। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक में देखें तो एक टाइप है इसकी प्राइमरी, दूसरी जो इसकी टाइप है वो है सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स, ठीक है। अब प्राइमरी स्ट्राइक्स की अगर हम बात करें, प्राइमरी स्ट्राइक्स कौन सी होती है, दे आर एम्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर विद हुम द डिस्प्यूट एग्जिस्ट, मतलब कि एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जो है आप स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ आपको कोई भी, जैसे हमने पिछली जो कॉजेज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कॉजेज देखी, उससे रिलेटेड कोई भी इशू है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जो है आपने स्ट्राइक किया है, तो उसको प्राइमरी स्ट्राइक्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइप देखें प्राइमरी स्ट्राइक्स में ही, तो उसमें है स्टे इन, सिट डाउन, पैन डाउन स्ट्राइक, मतलब कि 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन सिमिलर मीनिंग है तीनों का, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में आते हैं, अपने ऑफिस में भी बैठते हैं, अपनी सीट पर भी बैठते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, उसको स्टे इन, सिट डाउन और पैन डाउन स्ट्राइक कहा जाता है, ठीक है। सब जो है ग्रुप ऑफ पर्सन जो है अगर ऐसा करेंगे तो उसको हम स्ट्राइक कहेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या है इसमें, गो स्लो का मतलब क्या है, मतलब अगेन कंपनी में आएंगे, ऑफिस में आएंगे, सीट पे बैठेंगे, अपना काम भी करेंगे, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी जो है स्ट्राइक से पहले जो है स्पीड रहती थी। और एक जो एम्प्लॉयर भी जो है कुछ स्टैंडर्ड टाइम्स बताता था, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है कहा जाता था, लेकिन उतना जो है स्टैंडर्ड टाइम पे स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं बनेगी, तो उसको हम गो स्लो जो है स्ट्राइक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी इसमें आ रही है अब स्टे अवे स्ट्राइक। स्टे अवे स्ट्राइक का क्या है कि यहाँ पर जो है प्लेस ऑफ वर्क में नहीं जो है वर्कमैन आते हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन रैलीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, उसको हम स्टे अवे स्ट्राइक बोलते हैं। वर्क प्लेस से किसी और प्लेस पे जो है रैलीज़ और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें स्ट्राइक दे रखी है आपकी वो है टोकन, जिसको हम प्रोटेस्ट स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्राइक होती है ये कुछ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 दिन के लिए कर ली या 1 घंटे के लिए कर ली, उसको जो है टोकन स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से सिग्नल होता है एम्प्लॉयर के लिए या गवर्नमेंट के लिए भी कि अगर अगर एम्प्लॉयज़ की मांगे नहीं मानी गई तो इट कैन ऑल्सो इंटेंसिफाइज इन द फ्यूचर, ठीक है। और जो बड़े लेवल पे जो है स्ट्राइक हो सकती है, ठीक है, उसको हम टोकन स्ट्राइक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें बता रखा है हंगर स्ट्राइक है। हंगर स्ट्राइक क्या है, इसमें हिंदी में समझे तो इसको भूख हड़ताल कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो
अपने जहाँ प्लेस ऑफ वर्क है उसके सामने ही बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कुछ लोग बैठे हैं और बाकी लोग जो है कंपनी में काम कर रहे हैं का वर्क को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वर्क अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम स्ट्राइक नहीं कहेंगे एज सच। लेकिन अगर दूसरे वर्कर्स भी जो है काम नहीं करते हैं तो इसको जो है एक स्ट्राइक की फॉर्म हम कह सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है इसमें अब है आपकी वाइल्ड कैट स्ट्राइक, और इसको हम लाइटनिंग स्ट्राइक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अब इस स्ट्राइक में क्या होता है कि यहाँ पर भी जो है एक तरह से जो कलेक्टिव बार्गेनिंग डील्स होती है कंपनी की, मतलब कि एम्प्लॉयर और लेबर यूनियंस के बीच में, जब उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग की, जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिसाइड की, ठीक है, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट बने, अगर उन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो स्ट्राइक करते हैं तो उसको वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहा जाता है। और इसको ये अगेन इट इज़ प्रोहिबिटेड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर सेक्शन 22 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अंडर मतलब कि सेक्शन 22 जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसमें जो है इस स्ट्राइक को जो है प्रोहिबिट किया गया है और इलीगल स्ट्राइक जो है इसको माना गया है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी हम थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें आपकी जो मेन एसेंशियल सर्विसेज आपकी आ जाती है, जैसे कि रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, बैंकिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ ये एग्जांपल मैंने आपको दिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप जो है टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स में प्राइमरी हमने कर ली है सब। अब सेकंड जो है इसमें है सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स। सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स क्या होती है? ये जो प्राइमरी स्ट्राइक्स है आपकी वो सारी आपके एम्प्लॉयर के अगेंस्ट होती है। सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स आपके एम्प्लॉयर के अगेंस्ट नहीं है, आपके एम्प्लॉयर से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन आप दूसरी यूनियंस का साथ देने के लिए जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं, उसको सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक तरह से अनजस्टिफिएबल और अनलॉफुल जो है एक तरह से स्ट्राइक्स जो है सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स को भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम इसमें लॉकआउट देख लेते हैं। ठीक है, लॉकआउट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 और सब सेक्शन एल में जो है वो दी गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के। ठीक है, इसमें कहा गया है कि लॉकआउट किसको कहते हैं? इट मीन द टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम। मतलब कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर जो है वो अपनी फर्म को जो है बंद कर देता है। ठीक है, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्ट्राइक। अगर एम्प्लॉय जो है वो अगर एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय के हाथ में जो है वो स्ट्राइक्स की एक राइट है, वैसे ही एम्प्लॉयर के हाथ में जो है वो लॉकआउट का एक तरह से उनकी राइट है। ठीक है, तो ये दोनों आप डिफरेंस भी यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट के बीच में। वो स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से होती है और लॉकआउट जो है वो आपका एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। ठीक है, वो टेम्परेरी क्लोज कर देता है मतलब कि अपनी फर्म को। ठीक है, और इसके साथ ही हम क्लोजर को भी अगर डिफाइन कर लें, देखो लॉकआउट होता है टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ दी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और क्लोजर होता है आप प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी क्लोज कर रहे हैं और अपने बिजनेस को भी बंद कर रहे हैं। वो परमानेंट एक तरह से आप क्लोजिंग करते हैं अपने काम की। ठीक है, उसको जो है क्लोजर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा लॉकआउट की डेफिनेशन भी हमने देखी इसमें सेक्शन 2 और सब सेक्शन एल में। अब हम बात करते हैं घेराव की। घेराव का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हिंदी टर्म है। ठीक है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू सराउंड, मतलब यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर को जो है वो घेरा जाता है, एम्प्लॉयज़ जो है उसको घेरते हैं। ठीक है, मैनेजर्स को घेरेंगे, लेकिन ये जो है एक तरह से आईपीसी की धारा जो 120 है उसके अंडर जो है इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा गया है। ठीक है, वो अगर ट्रेड यूनियन एक्ट सेक्शन 17 की भी बात करें तो उसमें भी जो है इसको इलीगल माना गया है घेराव को। ठीक है, नेक्स्ट जो है पिकेटिंग की बात करते हैं। पिकेटिंग जो है वो क्या होती है? पिकेटिंग, यहाँ पर पिकेट्स जो है वो वर्कर्स को ही कहा है। ठीक है, कुछ वर्कर्स जो है प्लेस ऑफ वर्क के गेट के सामने जो है वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको पिकेटिंग कहा जाता है, और उनके हाथ में बैनर्स भी होंगे, कुछ फ्लैश कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो उस पर कुछ स्लोगन्स लिखे होंगे। ठीक है, जो अपनी ग्रीवियंसेस को बता रहे होंगे। ठीक है, मतलब आसपास जितने भी लोग होंगे उनको जो है अपने डिस्प्यूट्स को शो कर रहे होंगे अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, उसको पिकेटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ हमने फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स जो है इसमें पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम तरफ बढ़ें
तो उसमें सेक्शन 22 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का, ठीक है, उसमें उसमें थोड़ा सा प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मतलब कि स्ट्राइक्स जो है किन केसेस में नहीं हो सकती है और लॉकआउट जो है किन केसेस में नहीं हो सकते, उससे रिलेटेड रूल्स जो है इस स्लाइड में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है और सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 जो है वो एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। ठीक है मतलब कि एम्प्लॉय जो है उसकी राइट जो है वो स्ट्राइक है और जो एम्प्लॉयर है उसकी उसकी राइट जो है वो लॉकआउट है। ठीक है, लेकिन कब ये जो है दोनों चीज़ें जो नहीं हो सकती है उसके कुछ रूल्स जो है नीचे मेंशन किए गए। जैसे सबसे पहला जो रूल है उसमें ये एक्चुअल जो आपका एक्ट में जिस तरह से लिखी गई है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कि इशू ऑफ नोटिस ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, और आप यहाँ पर लॉकआउट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ ने अगर स्ट्राइक करनी है तो एम्प्लॉयर को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने लॉकआउट करना है तो एम्प्लॉयज़ को नोटिस देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी इसमें कहा गया है। ठीक है, और 6 हफ्ते का टाइम पीरियड इसमें कहा गया है कि 6 हफ्ते पहले जो है, ठीक है, जैसे स्ट्राइक आज होनी है तो आज से मतलब कि स्ट्राइक मतलब कि 6 हफ्ते पहले जो है नोटिस जो है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज़ को मिल जाए और एम्प्लॉयज़ से एम्प्लॉयर को मिल जाए। ठीक है, तो ये और सेकंड इसमें केस क्या बताया है कि 14 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, जैसे कि मान लो आज आपने नोटिस जो है इशू किया उसके अगले 14 दिन तक जो है आप ना स्ट्राइक कर सकते हैं ना लॉकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके 14 दिन के बाद जो है आप स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक मतलब एम्प्लॉय की तरफ से और लॉकआउट मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक है, तीसरा जो केस इसमें क्या कहा गया है कि देयर शुड बी नो स्ट्राइक ऑन एनी डे बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन द स्ट्राइक। अब नोटिस आपने दिया है, चाहे वो लॉकआउट से रिलेटेड है चाहे वो स्ट्राइक से रिलेटेड है, उसमें जो भी डेट मेंशन होगी जिस दिन स्ट्राइक करनी है उससे पहले जो है वो स्ट्राइक नहीं हो सकती है। ठीक है, और कुछ इसमें एक और चीज़ इसमें बता रखी है, अगर आपका कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही है। ठीक है, अभी हम मशीनरी जो है इसकी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की वो हम अगले लेक्चर में जो है वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना समझ लेते हैं इसको। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो कंसिलिएशन ऑफिसर और एक तरह से हम बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के सामने जो है वो चलती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है। ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही इन दोनों अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करती है, ऑफिशियल गैजेट में जो है इसको नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, अगर इनको जो है डिस्प्यूट जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रेफ़र होता है तो उसकी वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है प्रोसीडिंग्स जो है उसकी चलती है। ठीक है, अगर ये कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस दौरान भी कोई स्ट्राइक और कोई लॉकआउट नहीं होगा। ठीक है, और 7 दिन के अंदर अंदर जो है जैसे कम मान लो कि आपकी कॉन्क्लूजन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है पूरी हो गई। ठीक है, तो उसमें 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप जो है स्ट्राइक कर सकते हैं, लॉकआउट कर सकते हैं। 7 दिन के बाद जो है कोई स्ट्राइक और कोई लॉकआउट नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स का है। ठीक है, इसमें ही अगर हम ये तो हमने अभी बात की जो लास्ट जो इसका डी पॉइंट है इसमें कंसिलिएशन ऑफिसर की हमने बात करें, कंसिलिएशन प्रोसीजर। अब ये जो स्लाइड है दैट इज़ रिलेटेड टू द जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स सेक्शन 23। ठीक है, कंसीलिएशन ऑफिसर से रिलेटेड हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। अब इसमें जो है मान लो बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन है। ठीक है, उसके पास कोई केस पेंडिंग है। ठीक है, और अगर कॉन्क्लूजन भी आ जाता है तो 7 डेज़ के बाद कोई स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स नहीं होंगे, वो इलीगल माने जाएंगे। ठीक है, सेकंड सब सेक्शन बी जो है उसमें कहा अगर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल में अगर कोई केस चल रहा है और मान लो कॉन्क्लूड भी हो जाए तो उसके 2 महीने के बाद अगर कोई स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स होंगे तो वो जो है इलीगल मानी जाएगी। ठीक है, और सेक्शन बी भी जो है इसका उसमें कहा कि अगर आर्बिट्रेटर के पास जो आपका केस चल रहा है और आर्बिट्रेशन चल रही है, ठीक है, या कॉन्क्लूड हो जाता है तो उसके 2 महीने के बाद जो है अगर स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स होती हैं तो वो इलीगल माने जाएंगे। ठीक है, और सी सेक्शन जो है वो है कि इसमें कहा गया है कि अगर मान लो अवार्ड में कुछ लिखा गया है टाइम पीरियड, कब तक रिलीफ जो है प्रोवाइड किया गया है, कब तक सेटलमेंट जो है वो चलेगी। ठीक है, तो उस दौरान कोई स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स होते हैं तो वो इलीगल माने गए हैं। ठीक है, बाकी ये जितना भी कंसिलेशन ऑफिसर हम देख रहे हैं, या बोर्ड ऑफ कंसिलेशन की बात कर रहे हैं, लेबर ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल की बात हो रही है या आर्बिट्रेशन की बात हुई है, ये जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें कवर करेंगे इन द मशीनरी ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो स्लाइड है
दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स और वेयर हाउस। मतलब कि जो आपको मैंने पहले कुछ केसेस बताए कि कब जो है स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं हो सकती है, और फिर भी अगर स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स होती है तो वो इलीगल होती है, तो उसमें जो पेनल्टी का जो प्रोविज़न है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो है वो किया गया है। जैसे कि अगर इलीगल स्ट्राइक्स होती है, वो उसका जो सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 26 सब सेक्शन 1, उसमें कहा गया है कि फिर भी अगर स्ट्राइक जो है शुरू की जाती है, उसको कंटिन्यू रखा जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, तो उस केस में जो है एक महीने तक की जेल हो सकती है और 500 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए अगर कोई स्ट्राइक करता है। ठीक है, और अगर हम लॉकआउट की बात करें, जो एम्प्लॉयर करता है लॉकआउट, ठीक है, तो उसमें भी पेनल्टी मेंशन की गई है। ये जो सेक्शन है इस डील करता है इससे, वो है 26 और सब सेक्शन 2। इसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो इसमें भी कहा गया कि अगर फिर भी लॉकआउट किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको शुरू किया जाता है, तो उसमें भी जो है यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी कहा गया है कि वो जो इम्प्रिजनमेंट है, जो जेल है, वो 1 महीने तक की जेल है और 1000 रुपये तक का फ़ाइन है, और दोनों भी हो सकते हैं, वो जजमेंट पे डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो है पेनल्टी रिलेटेड टू इंस्टिगेशन मतलब भड़काना। ठीक है, तो ये इसमें जो है सेक्शन 27 जो है इससे डील कर रहा है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी जो है वो किसी को, एम्प्लॉयज़ को जो है स्ट्राइक के लिए भड़काता है, या एक तरह से एम्प्लॉयर को जो है लॉकआउट के लिए भड़काया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी जो फ़ाइन जो है वो फ़ाइन की बात करें तो वो 1000 रुपये तक का फ़ाइन है, और 6 महीने तक की जो है उसमें जेल का इम्प्रिजनमेंट का जो है प्रोविज़न है, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब नेक्स्ट जो है इसमें पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ठीक है, इलीगल स्ट्राइक्स करवाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, या इलीगल लॉकआउट्स के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो उस केस में भी जो है एक तरह से यहाँ पर भी इम्प्रिजनमेंट लिखी है इसमें, वो 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट, और फाइन जो है 1000 रुपये तक का फ़ाइन है, और दोनों भी हो सकते हैं, मतलब कि 6 महीने की जेल भी और 1000 रुपये का फ़ाइन भी। ठीक है, वो देखा जाएगा कि उसके जो भी एलिगेशन है वो कितने जो है उसका कितने सिवियर हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ें थी हमने डिस्कस की, दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। कुछ उसके टॉपिक्स अभी डिस्कस किए हैं हमने। ठीक है, आगे हम जो है इसमें मेन टॉपिक और आ रहा है, दैट इज़ वो है आपकी प्रिवेंशन एंड मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें जो है जो आपके एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो एप्लीकेबिलिटी जो है ये ऑल ओवर इंडिया जो है ये डिस्प्यूट एक्ट जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, अब जिन वर्कमैन की सैलरी जो है 10,000 से एक तरह से 10,000 के ब्रैकेट में जो आते हैं, ठीक है, उन पे जो है डिस्प्यूट एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे अब इसमें आपके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर लेवल भी आ जाएंगे, लेकिन जो सैलरी का जब इन्होंने जो अपर लिमिट रखी है वो 10,000 रखी है। बाकी जो भी है वो अदर चैनल्स जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट के वो एग्जॉस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ पर जो है एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए एक एक्ट बनाया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, तो ये कुछ, और इसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हमने बात की थी। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में वो हमने उससे रिलेटेड हमने इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट को देखा। ठीक है, और तो उसमें वो सारे जो है वो प्रोविजंस है पेनल्टी के और इम्प्रिजनमेंट के। ठीक है, कुछ के कंडीशंस भी है, कितने दिन तक जो है स्ट्राइक हो सकती है, उसके बाद जो स्ट्राइक नहीं हो तो कितने नोटिस पीरियड कितना रहना चाहिए। ठीक है, बाकी और जो उसमें जो कवर नहीं होते हैं वो वो डिपेंड करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उसके अगेंस्ट कोई एम्प्लॉय जा रहा है, ठीक है, या लॉकआउट से रिलेटेड कुछ उसमें अगर डिस्कशन होगी तो उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो उसके लिए जो है फाइन्स और प्रोविजन, मतलब दोनों के लिए कहा है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए भी और आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जो है वो स्पेसिफाइड है आपके पेनल्टीज़ और सम फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा हमने डिस्कस किया इसमें, दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, थैंक यू।